वहीं फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील के उप जिलाधिकारी अवधेश कुमार निगम ने आर्य न्यूज के साथ बातचीत करते हुए अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और उनसे बात करते हुए पता चला कि वो किस तरह से प्रशासनिक सेवा में रहते हुए एक सफल रचनाकार के रूप में उभर कर सामने और क्या कुछ कहा गया उप जिलाधिकारी के द्वारा, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अपने दर्शकों को एक ऐसे प्रतिभावान उप जिलाधिकारी से मुलाकात करवाएंगे जो हमारे फतेहपुर जनपद के बिंदकी तहसील के उप जिलाधिकारी हैं श्री अवधेश कुमार जी निगम। उनके बारे में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी बात आती है कि वो एक तो मृदुभाषी हैं। मृदुभाषी होने के साथ में प्रशासनिक पद पे आने के बाद उनके चौखट पर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी फरियाद देकर आता है तो उसको बहुत तन्मयता के साथ सुनते हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। आर्या न्यूज़ की टीम हमारे साथ भी मौजूद है और हम बात करेंगे कि आखिरकार उनके व्यक्तिगत जीवन पे क्या क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनसे हम जानकारी करते हैं। नमस्कार। हम आपसे जानेंगे कि आप बिंदकी तहसील के उप जिलाधिकारी हैं और हम सबसे पहले तो आपसे ये जानेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका पूरा परिचय। देखिए त्रिपाठी जी, मेरा नाम अवधेश कुमार निगम है। प्यार से मुझे लोग राजू कहते हैं और डिस्ट्रिक्ट जालौन में पहुँच कर रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी श्री गोविंद नारायण निगम जो वहाँ पर SRP इंटर कॉलेज है वहाँ प्रवक्ता पद से रिटायर हुए हैं। और मेरी माँ होम मेकर है। हर हम लोगों को बड़ा ही बहुत बड़ा योगदान है। 2 भाई 2 बहनें हैं और यहाँ पर आपके बिल्कुल में इस बार कुछ साथ कौन से यहाँ पर कर सकता है। आपने बताया कि जालौन जिला के कोंच से मैं बिलोंग करता हूँ और शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ से हुई, इसके बारे में भी आप बताएं। मैंने अपना जो इंटरमीडिएट है वो अपने कोंच से ही SRP इंटर कॉलेज में कक्षा 10 तक पढ़ा हूँ। उसके बाद 12 तक मैं वहाँ अमरचंद महेश इंटर कॉलेज है कोंच में ही वहाँ पर पढ़ा हूँ। उसके बाद हम लोग पढ़ने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चले गए हैं। वहाँ से मैंने BA किया हुआ है और MA पॉलिटिकल साइंस से मैंने MA किया है और LLB मैंने बुंदेलखंड में। निगम जी, आपने अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया और हम और जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप इस प्रशासनिक पद पर कब। इसका तो मैं बहुत बड़ा श्रेय अपने इलाहाबाद को देता हूँ। और आप जैसे जानते हैं कि इलाहाबाद हम लोगों के लिए गंगा जमुना सरस्वती है, उसी तरह से वहाँ पर कैरियर बनाना एक आपका करेक्टर बनाना है। केवल कैरियर ही नहीं बनता है, मैं तो मानता हूँ इलाहाबाद में करेक्टर भी बनता है। और आज जो मेरा करेक्टर देख रहे हैं आप, वो बहुत कुछ इलाहाबाद की धरती से ही उपजा है। वहाँ पर जाने के पश्चात एक अंदर से महसूस होता है कि आप प्रशासन में रहकर प्रशासनिक दायित्वों में जो आपको बहुत सारे विकल्प मिलते हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ मिलती हैं और अगर आपके अंदर संवेदनशीलता है तो निश्चित रूप से आपको कार्य करने के बहुत सारे अवसर मिलते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इलाहाबाद जाने के बाद मुझे लगा कि ये जॉब हम लोगों के लिए अगर मिल जाता है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसकी तैयारी। निगम साहब, दूसरी बात हम और जानेंगे आपसे कि आपके अंदर इस प्रशासनिक सेवा पे आने के बाद बहुत सारे अधिकारियों में देखा गया है कि उनके अंदर एक एटीट्यूड लगता है, पर आपके अंदर जो सरलता है वो कब और कैसे आई, ये भी आप बताएं। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारा इस पदों के अधिकारी होते हैं वो बहुत संवेदनशील होते हैं और प्रशासनिक कार्यों की जो पूरी प्रक्रिया है वो आप मानते हैं कि बहुत सरल है लेकिन उतनी ही जटिल है। आप दिल और दिमाग दोनों से ही अगर काम नहीं करेंगे तो आप अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते। और मैं मान के चलता हूँ कि जिस तरह से नियम और कायदे बनते हैं, जिस तरह से हमारी सरकार जनता के लिए कार्य करती है, उन कार्यों को जो भी वो नीतियाँ बनाते हैं उसके क्रियान्वयन करने के लिए एक प्रशासक जिस पद पर मैं बैठा हुआ हूँ उसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। और किसी भी सरकार की सही तस्वीर जो उसके अधिकारी होते हैं, जो उसके कर्मचारी होते हैं, उनसे ही झलकती है। और इसमें बहुत बड़ा ज़रूरी है कि आपका संवेदनशील दिल होना चाहिए, लेकिन जो दिमाग कहता है वो भी होना चाहिए।
तो दिल और दिमाग का जो सामंजस्य है वो बना के रखते हैं। और जहाँ तक मेरे व्यक्तित्व की वाली बात कर रहे हैं आप, तो शायद पारिवारिक माहौल ऐसा रहा है। मेरे पिता मैंने बताया है कि टीचर और एक अध्यापक का बेटा कैसा होगा, किस अनुशासन में रहा होगा। और आज भी मेरे पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव मेरे ऊपर रहता है, मेरी माँ का मेरे ऊपर बहुत प्रभाव रहता है। और जो मस्तमौला स्वभाव कहिए या संवेदनशीलता कहिए, वो इलाहाबाद की धरती से है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने हरदम सिखाया है कि आप बाहरी जो दिखावा है उससे दूर रहिए। और वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में रहकर मैंने ये सीखा है कि बाहरी परिवेश कुछ नहीं है। आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत फैशनेबल हैं, आप बहुत रिच हैं, आपका रहन सहन कितना समृद्ध है, उससे वहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, आप कितने अच्छे लड़के हैं, आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। तो ये सब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने दिया है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मानता हूँ कि वो जो कवि और लेखक पैदा करती है, एक अच्छे प्रशासक बनाती है, तो उसी के तहत ही समझ लीजिए कि पूरा इस तरह का शख्सियत उभर के आई है जो आज भी यहाँ मौजूद रहती है, उसको आप लोग पसंद कर रहे हैं। निगम जी, आपने भी चर्चा के दौरान ही बताया कि जो हमारा मृदुभाषी व्यवहार है वो हमारे पारिवारिक संस्कारों के चलते हैं। क्योंकि आपने पहले ही बताया कि हमारे पिताजी टीचर थे और टीचर के पुत्र कैसे होते हैं, संस्कारित परिवार में पले बढ़े होते हैं। पर एक चीज़ और जानना चाहेंगे आपसे कि इतनी व्यस्तता के बाद आप अपने परिवार को समय कैसे देते हैं? जहाँ तक मेरा सोचना है कि परिवार आपकी बहुत बड़ी ताकत है और आपके व्यक्तित्व में आपके परिवार के जो मूल्य होते हैं वो बहुत बड़े उसका आधार होता है। और आपकी पूरी शख्सियत जो उभर के आती है उसकी नींव परिवार। आप अगर अपने परिवार से आपको प्रेम मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है और परिवार से आपको जो सपोर्ट मिलता है वो किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए परिवार को जो समय नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से वो उनके अंदर कहीं निरस्तपन रहता होगा। क्योंकि हम लोग जो मनुष्य हैं उसका मूल स्वभाव समाज में रहना है। और समाज की आप जानते हैं कि जो मूल कड़ी होती है वो परिवार है। व्यक्ति अकेला रहेगा, कहते नहीं हैं कि अगर व्यक्ति अकेला रहेगा तो या तो बहुत बड़ा संत होगा या पागल होगा, नहीं तो सबको समाज की आवश्यकता है। और समाज का सबसे बड़ा घटक परिवार होता है। तो परिवार को खुश रखना, परिवार की सहायता करना। और मैं तो मान के चलता हूँ कि हम लोग जैसे तहसील देखते हैं, तहसील भी बहुत बड़ा परिवार होता है। फिर जिस तहसील में परिवार हो जाता है तो उससे ऊपर सोचिए तो फिर हमारा जो क्षेत्र होगा, जो भी हमारी तहसील के जितने गाँव होते हैं, जो लोग मिलते हैं मुझसे आके, वो भी एक परिवार का अंग है। तो जिस तरह से मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को प्यार दे रहा हूँ तो वो झलकता है। जैसे कोई वृद्धा आती है तो कभी को मुझे दादी लगती है, कभी मुझे माँ जैसी लगेगी, कभी कोई आएगा तो बहन जैसा लगेगा। उसके दुख दर्द फील होते हैं क्योंकि हम लोग भी इसी परिवेश से आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप परिवार के प्रति आप बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं तभी आप समाज के प्रति डिवोटी होंगे। और जब समाज के प्रति डिवोटी होंगे तो राज्य और देश के लिए होंगे। हमारे चौखट पे अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई दादी के रूप में देखता हूँ, किसी को माँ के रूप में देखता हूँ, किसी को बहन के रूप में देखता हूँ, ये एक संस्कारित परिवार का असर है। दूसरी बात, आप एक रचनाकार हैं, आपकी बहुत सारी रचनाएं वायरल भी हुई हैं। इनको लिखने के लिए आप कैसे समय आप निकाल लेते हैं वो भी आप मुझे बताएं ताकि हम अपने दर्शकों को रूबरू करा सकूं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे लोग प्रशासनिक सेवा में हैं पर उन लोगों के पास इतना समय नहीं होता। पर आपकी व्यस्तता जो डे बाई डे बढ़ती जा रही है या बढ़ रही है या बढ़ी हुई है, उसके बीच में आप रचनाओं के लिए कैसे समय निकालते हैं ये भी बताएं। देखिए, मेरा मानना है कि हर जो भी मनुष्य है उसका कोई ना कोई शौक है और उस शौक को जिंदा रखना चाहिए। क्योंकि वो उसका ऊर्जा देती है, वो शक्ति देती है उसको। और जब भी किसी दबाव में होंगे आप, जब किसी तनाव में होंगे आप, जब आप बहुत थके हुए होंगे तो आपका जो नेचुरल शौक होगा ना वही आपको जिंदा रखता है, वो आपको तरोताजा रखता है। तो मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इलाहाबाद की मिट्टी का ही असर है,
जहाँ पर निराला जी रहे, महादेवी वर्मा जी रहीं, और वो तो माना ही जाता है कि एक साहित्य और कला का समृद्ध क्षेत्र। तो वहाँ जाने के पश्चात कुछ लेखन कला ऊपर की भगवान की कृपा से मेरे अंदर आई, तो आज भी उसको बरकरार रखता हूँ। और जब भी मैं परेशान होता हूँ, जब भी मैं किसी गांव जा रहा होता हूँ, कोई गाड़ी में घूम रहा होता हूँ, तो मेरे मन में विचार चलते रहते हैं, और उन विचारों को मैं पहले अपने डायरी में किया करता था। अब तो मोबाइल मिल गया है तो बहुत अच्छा हो गया, तुरंत सोशल मीडिया में हम उसको भेज देते हैं। तो रचना तो हमारी मानते हैं आत्मा है और मेरी शक्ति है, और कह लीजिए कि अवधेश कुमार निगम राजू के नाम से जो लिखता हूँ, तो वो मेरी बहुत बड़ा इस तरह का है कि मुझे ताकत मिलती है। तो जो मन के भाव होते हैं वो प्रकट कर देता हूँ, और ख़ासतौर से मैं जब देखता हूँ अपने हमारे यहाँ तहसील में क्या हो रहा है, कोई आया उसने कोई संस्मरण सुनाया, तो उसकी जब बात मैं सोचता रहता हूँ तो वो भी कुछ विचार आते हैं, तो उसको भी लिपिबद्ध कर लेता हूँ। तो वही है रचना का। हम आपसे, आपके हाथ में एक बुक्स है जो आपकी ही स्वरचित है, और हमने आपकी कहीं एक कविता सुनी थी, माँ। हम ये चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आपकी जो फेवरेट कविता हो उसको जरूर सुनाइए आप। ये आपने बड़ा कठिन सवाल कर दिया, क्योंकि किसी माँ को अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। और जहाँ तक मेरा सोचना है कि रचना धर्मता भी ऐसे ही होती है कि जो भी रचनाकार होता है उसके अंदर कहीं माँ का दिल झलकता है और वो ममत्व होता है। तो जहाँ तक मैंने आज तक जितनी रचनाएं लिखी होंगी, मुझे तो लगता है कि हर रचना बहुत अच्छी है मेरी। मैं एक अपरिपक्व शब्द करके मेरी किताब आई हुई है। अभी एक लेटेस्ट किताब एक सरल रेखा के अनेक बिंदु है, अलमस्त जीवन के पड़ाव, ये मेरी प्रकाशित हुई है। ये कलकत्ता के प्रकाशक हैं, उन्होंने ये की है। इसमें मैंने बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ, तो बुंदेलखंडी भी कविताएँ मैंने लिखी हुई हैं। जैसे कि मेरी बहुत जब प्रचलित हुई है मेरी कविता बुंदेलखंडी में, उसमें एक चीज़ आती है कि कोई व्यक्ति जब शहर जाता है, जैसे हम कंपटीशन देने जाते थे तो कई लोग सफल हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग असफल होकर जब वापस लौटते हैं तो उनकी क्या पोजीशन होती है। उसमें है कि शहर से आओ करके धंधा, हाथ में लेके झोला डंडा, और खपरेलन की साकर खोली, देखिए अंदर कंडे कंडा। शहर से आओ करके धंधा, हाथ में लेके झोला डंडा, खपरेलन की साकर खोली, देखिए अंदर कंडे कंडा, और नाज बेच के पहले ही खा गो, अब घूमे गो बन के संडा, मुंह मिचका के बोले दद्दा, आगे राजू कर लो धंधा। कहने का मतलब है कि उसको किस तरह की दुश्वारियों का जो है वो झेलना पड़ता है। उसके लोग पड़ोसी क्या कहते हैं, उसके माँ बाप क्या कहते हैं। जैसे एक उसमें एक आती है, लंबी कविता है लेकिन छोटी सी चीज़ आती है कि छोटू बड़को हम पे भड़के गटा दिखावे हाथों धर दें। तीन भाई हैं, तो छोटू बड़को हम पे भड़के गटा दिखावे हाथों धर दें, पहले बहुत ही उचक रहो तो शहर जाए के खूब कमें, चौंपे घर सब गिरनी रख गए, जियत जियत हम सबको मर गए, और खिसिया के फिर बम के दद्दा, हम सबको दे दे गंधा, आगे रख। एक सवाल हम आपसे और करेंगे। उस सवाल के दौरान मैं आपसे खुद तो जानेंगे ही, और दर्शकों को भी आप बताएंगे कि क्या प्रशासनिक सेवा पे आने के बाद क्या कभी कोई ऐसी जीवन में घटना घटी जो आपके मन मस्तिष्क में जो है पूरी तरीके से अंकित हो गई, उसके बारे में भी आप बताएं। ये इस तरह का सवाल है कि शायद मैं तो मानता हूँ कि हम लोगों के ज़िंदगी में, और जो ख़ासतौर से जब हम लोग काम कर रहे होते हैं, प्रतिदिन कोई ना कोई ऐसा पल आता है, कोई ना कोई ऐसी घटना आती है तो मन को छोड़ देती है। मैं बुंदेलखंड में काफ़ी दिन तक कोशिश कर रहा हूँ, झांसी के लिए माता लगे रहा हूँ। वहाँ का जो जीवन है, और ख़ास तौर से जब मैं देखता हूँ कि लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ता है, छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लोगों को लड़ना पड़ता है, तब बड़ा दुख। आजकल जो मैंने अनुभव किया है कि लोगों का लोगों से विश्वास घटा है। जैसे कि एक मैंने मेरी कविता है अपने शब्द में आई थी कि समाधान दिवस में उमड़ती भीड़, समाधान दिवस पर उमड़ती भीड़,
तहसील थाने पर विश्वास जमा रही है, जब बहुत गहराई से देखा तो लगा ये अपने से अपनों को डर। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई भाई का दुश्मन है, पिता और बेटों के बीच में अनबन है, पड़ोसियों से काफ़ी कुछ हो रहा है। तो जो नैतिक मूल्य कम हो रहे हैं, या आप कहें कि समाज में जो विघटन हो रहा है, एक दूसरे का भरोसा कम हो रहा है, लोग अपने स्वार्थवश झूठ बोलने के लिए तैयार हैं, गलत बयान देने के लिए तैयार हैं, छोटी सी ज़मीन को रखने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। उससे अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ रही है, शिकायतों का दौर बढ़ रहा है, और हम लोगों के लिए एक विकट समस्या हो रही है। क्योंकि हम लोग जब भी कभी कहीं जाकर अगर कोई जांच करते हैं तो आप लोगों के गांव वालों के बयान पे ही रहता हूँ, लेकिन होता क्या है कि आज लोग निजी स्वार्थ में झूठ बोलते हैं। सरकार की बहुत सारी लोक लुभावनी और बहुत सारी उनको उनके जीवन निर्वाह को, उनकी जीवन शैली को समृद्ध करने की बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अपने निजी स्वार्थ से। के जो बच्चे हैं जो उसमें आना चाहते हैं, प्रोफेशन में आना चाहते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सारी जो तैयारियां कर रहे हैं, उनकी तैयारियों के बारे में आप क्या कहेंगे? उन बच्चों को, न्यू जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल शुरू से ही ये रहा है। आज भी मेहनत का कहीं कोई दूसरा विकल्प, कोई शॉर्टकट नहीं, और सफलता आपको मिलेगी। दो चीज़ें बहुत हैं, कितनी प्रतिबद्धता के साथ, कितनी लगन के साथ और कितनी ईमानदारी के साथ आपने पढ़ाई करनी है। आप जिस चीज़ में जाना चाहते हैं, मैं नए लोगों, सब लोगों से कहना चाहता हूँ, वो आपको लक्ष्य तय कर लेना चाहिए, उस लक्ष्य के अनुरूप अपनी रणनीति बनाना चाहिए। पहले तो अपने आप को आपको तौल लेना चाहिए कि जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है वो लक्ष्य आपको सूट करता है कि नहीं करता है, आपके व्यक्तित्व को, आपकी बुद्धि को, आपके जो धैर्य है आपके अंदर उसको, आपकी प्रतिभा को वो सूट करता है कि नहीं करता है। आप वो धैर्य तैयार कर लीजिए, उस धैर्य के साथ रणनीति बनाकर आप आगे बढ़ते रहिएगा। सफलता निश्चित निश्चित निश्चित। और कुछ जो अफवाहें उड़ती हैं कि आप ऐसा कर लेंगे, शॉर्टकट रास्ता अपना लेंगे, आप ऐसा कर लेंगे तो पहुंच जाएंगे, वो संभव नहीं है। IAS PCS का पूरा तैयारी करके आप अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये जॉब बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको चुनौतियाँ तो हैं, लेकिन आपको बहुत सारे अच्छे कार्य करने के लिए अवसर भी मिलते हैं, और अपनी प्रतिभा का आप सही से उपयोग कर सकते हैं और समाज के पास काफ़ी आगे ले सकते हैं। निगम जी, आर्या न्यूज़ की टीम को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो पहले जी आर्या न्यूज़ की पूरी टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आज मुझे अपनी बात रखने का आपने अवसर दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया। बहुत सारी बातें ऐसी की हैं जो सच में अब इस तरह का जो माहौल है और इस तरह का हम काम कर रहे हैं उसमें समय ही नहीं मिलता है। आज आपने बचपन की बातें कर ली, मेरे इलाहाबाद की बातें कर ली, मेरी चुनौतियों की बातें कर ली हैं, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे जिससे कि हम लोगों को भी अपना मन खोलने का मिल जाए। कलम तो काफ़ी बार खोल देते हैं लेकिन मन खोलने का भी मिल जाए। बहुत बहुत अच्छा, बहुत देखा आपने कि हमारे साथ फतेहपुर जिले के बिनकी तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय श्री अवधेश कुमार जी निगम ने आर्या न्यूज़ की टीम के साथ अपने पुराने संस्मरण को ताज़ा करते हुए चैनल की टीम को धन्यवाद दिया। उन्होंने काफ़ी मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। उन्होंने न्यू जनरेशन के लिए भी संदेश दिया। उन्होंने अपनी उन सारी चीज़ों को कि प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद व्यस्तता के चलते जो एक रचनाकार के रूप में उभर कर आए, तो सार्ण में उन्होंने अपने अवधेश कुमार निगम नाम को सार्ण में राजू भी कर दिया। तो ऐसे हमारे साथ या हमारे जनपद में या हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरीके की सेवाएं दे रहे हैं, और हमारा चैनल श्री अवधेश कुमार जी निगम को हार्दिक धन्यवाद देता है कि वो आगे चलते हुए उन्नत के रास्ते पर बढ़ें। कैमरामैन अमजद के साथ अमरदीप त्रिपाठी, आर्या न्यूज़, फतेहपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज़ के साथ।